अगर कॉपी नहीं हो तो एक पेज ले सकते हो, पेज में लिख लीजिएगा। करंट अफेयर्स के पतला सा कॉपी बना लेना, पास कर दो, अगर जरूरत होगा उसको ले लो, बाकी करंट अफेयर्स का क्या महत्व, आपको पता है क्या? सबसे पहले यूज कहाँ होगा, मैं 15 अगस्त से करंट अफेयर बताना चालू कर रहा हूँ। 15 अगस्त से कम पड़ेगा एक पेज, एक पेज देना जी। हाँ तो कॉपी उसको नोट कर लो, मैं बोल रहा हूँ जैसे कोई कॉपी नहीं ले रहा था एक्स्ट्रा, ठीक। करंट अफेयर के लिए एक पतली सी कॉपी बना लेना, पतला होता जो भी हो, ज्यादा रिक्वायर्ड। मैं करंट अफेयर बताऊंगा 15 अगस्त से लेके आगे बढ़ूंगा, ठीक है। अभी करंट अफेयर कहाँ काम आएगा, ये जो 15 अगस्त का करंट अफेयर है वो अगले 15 अगस्त 2022 तक जो भी एग्जाम होगा उसके बीच काम आएगा। मतलब कोई सा भी एग्जाम होता है कम से कम एक साल का आपको याद रखना है। जैसे रेलवे में थोड़ा सा क्या करता है, एक साल से पहले का पूछ देता है, 2-3 साल। एक मेरे एग्जाम में तो वो 1974 वाला पूछा था करंट अफेयर। 1974 में किसको पद्मश्री मिला हुआ, 1974 में क्या, तो वो एक आध सेक्शन को छोड़ के एक साल का करंट अफेयर लगभग पूछता है सभी में, ठीक है। मैं 15 अगस्त 2021 का बताऊंगा तो वो 15 अगस्त 2022 तक वैलिड रहेगा, ठीक है। अगले महीने का बताऊंगा तो एक महीने और सक जाएगा। तो आज जो बताया वो एक साल के बीच अगर इनके दरमियान अगर आपका एग्जाम हुआ तो काम आएगा। और करंट अफेयर का क्या उपयोगिता, एक तो बहुत स्कोरिंग रहता है, ठीक है। जैसे व्यापम में ही 150 में 15 मार्क्स, मतलब 10 मार्क्स। ये कोई भी एग्जाम, जैसे व्यापम का कोई भी एग्जाम हो, सिर्फ 7 दिन 7 डेज बताऊंगा, एक एक दिन 1-1 घंटा, ठीक है। इस 7 दिन में 15 में आप 12-13 मार्क्स आराम से खींच सकते हो। 1-2 मार्क्स वो किसी से नहीं बनता, इधर उधर का पूछता है, ठीक है। अब यहाँ के आसपास दुर्ग जिले से पूछेगा तो आप बता पाओगे। अब अमेरिका अफ्रीका के किसी कोने से गांव के एक जिले में पूछा तो वहाँ से कहाँ बता पाओगे, तो कोई वो जहाँ जाया रहेगा वो उसको मालूम रहेगा, ठीक है। तो बाकी 15 में 12-13 बना सकते हो सिर्फ 7 दिन, तो बहुत स्कोरिंग है। तो एक साथ बर्डन ना पड़े, इसलिए लोग थोड़ा थोड़ा डेली 1-2 दिन के गैप में करंट अफेयर देख लेंगे। हर रोज 10-10 क्वेश्चन बताऊंगा। इसके अलावा और क्या रहता है, जो स्टैटिक क्वेश्चन आते हैं 35 क्वेश्चन, व्यापम में बताऊँ 35 क्वेश्चन जीएस के आते हैं। तो जीएस हमेशा ऐसा नहीं कि कहीं से भी कुछ भी पूछ देता है। कभी कभार क्या होता है, जो करंट अफेयर्स में जो घटना चल रही है, करंट इवेंट जो चल रहा है, उससे रिलेटेड कोई स्टैटिक जीके है, उससे रिलेटेड कोई इतिहास है तो वो पूछ देता है। सपोज हम लोग सामान्य दर में ज्योग्राफी पढ़ते हैं, भूगोल में नदियां एक चैप्टर होगा, नदियां आएंगी। अब मान के चलिए बिहार में बाढ़ आ गया, कोई भी बिहार में, यूपी में बिहार आ गया, गंगा नदी की वजह से बिहार आया। तो गंगा नदी की वजह से कौन कौन से जिले प्रभावित हुए, यूपी हो जाएंगे, बिहार हो जाएंगे, आसपास के जो भी क्षेत्र हो जाएंगे। अब ये गंगा का उद्गम स्थल कहाँ है, गंगा उद्गम स्थल मतलब ओरिजिनेशन, कहाँ से ओरिजिनेशन हुआ, ठीक है। उसका डेस्टिनेशन मतलब कहाँ जाके वो बहती है, उसकी सहायक नदियों को बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज, ठीक है, सहायक नदियां ट्रिब्यूटरीज। तो गंगा बाढ़ आया तो ये हो गया करंट अफेयर का क्वेश्चन। अब गंगा से कुछ भी चीज पूछ सकता है क्या, स्टैटिक पोर्शन, गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है, उसकी ट्रिब्यूटरीज क्या है। तो हम लोगों को लगता है वो क्या है, एक स्टैटिक जीके का पार्ट है, मतलब जीएस का पार्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं करंट अफेयर से रिलेटेड रहता है। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको, मैं करंट अफेयर बीच में 10 क्वेश्चन कराते रहूंगा, उससे रिलेटेड कोई स्टैटिक जीके आया, सपोज गंगा वर्ड आ गया तो गंगा से रिलेटेड स्टैटिक जीके बता दिया आपको, तो डेफिनेटली वो काम आता है। तो कितना जीएस आप खत्म करना चाहोगे ना, मैं खुद अभी 3 साल से पढ़ रहा हूँ, 3 नहीं 2017, 4 साल हो गए, अभी तक मेरा जीएस में 35 नहीं आता, वो किसी का नहीं आता, ठीक है। लेकिन एक हम लोग थोड़ा सा डायरेक्शन के साथ पढ़े तो जल्दी उसको खत्म किया जाता है। बाकी जीएस का पोर्शन ऐसा है, आप जितना भी पढ़ लो 10-20 साल, आप पूरे में पूरा स्कोर नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन करंट अफेयर से रिलेट करके अगर पढ़ोगे तो बन जाता है। तो मैं करंट अफेयर्स के साथ साथ जितना स्टैटिक होगा वो पोर्शन भी आपको बताते चलूंगा, और यहाँ क्लास में बताऊंगा तो आपको मेरी गारंटी आपको याद रहेगा। सबसे पहले सुनना, उसके बाद दिखा दूंगा। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होता है, एसबीआई बैंक ऑफ इंडिया होता है, वैसे ही एक बैंक है इंडियन बैंक। कौन सा, इंडियन बैंक, ठीक है। अब किसी नाम के पहले ही इंडिया जुड़ गया, मतलब बहुत इंपॉर्टेंस है उसका, इंडियन बैंक, इंडिया का नाम जुड़ा, इंडियन बैंक। इसके अभी नए एक बने हैं एमडी
और सीईओ दोनों एक ही है, एमडी और सीईओ। एमडी को बोला जाता है मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मैनेजिंग डायरेक्टर को बोलते हैं। सीईओ को तो क्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मैनेजिंग डायरेक्टर है प्रबंधक, प्रबंध निदेशक एमडी। ठीक है, इसके पद पर किसको नियुक्त किया गया पहले सुन लेना, बाद में लिखाऊंगा। ठीक है, पहले सुन लेना। अब इतना बड़ा पोस्ट है एमडी, यहाँ छोटे से पोस्ट में कितना स्ट्रेस कितना प्रेशर रहता है ना। तो किसी बैंक का एमडी या सीईओ बना रहे हो, कितना बड़ा पोस्ट है, उसमें स्ट्रेस कम रहेगा ज्यादा रहेगा, प्रेशर कम रहेगा ज्यादा रहेगा। तो किसी ऐसे पर्सन को बैठाएगा जो शांति से सारे काम निपटा सके। ठीक है, इंडियन बैंक के एमडी और सीईओ किसको बनाया गया जो शांति से काम निपटा सके? तो एमडी और सीईओ किसको बनाया गया? शांतिलाल जैन इसका सरनेम है, शांतिलाल जैन। इंडियन बैंक के एमडी और सीईओ कौन है? बोलो भाई, आपको शांतिलाल जैन याद रहेगा, लिख लीजिए। एमडी एंड सीईओ ऑफ इंडियन बैंक। मैनेजिंग एमडी को मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। एमडी को हिंदी में बोलेंगे प्रबंध निदेशक, बाकी इसको इंग्लिश हिंदी में दोनों में करोगे तो अच्छा लगता है। कभी कभार हिंदी में भी मैनेजिंग डायरेक्टर लिख देता है, हिंदी फॉन्ट में, देवनागरी लिपि में प्रबंध निदेशक लिख देता है, तो आप इंग्लिश हिंदी दोनों याद कर सकते हैं। एमडी और सीईओ कैसे याद कराया? इतने बड़े पोस्ट में किसको बैठाएगा जो भाई शांति से काम कर सके, है ना। तो शांतिलाल जैन को एमडी और सीईओ बनाया। कुछ छूटा नहीं? अब दूसरा पहले सुन लो, उसके बाद लिखना। वीडियो चल रहा है क्या कि बंद हो गया? चलो दूसरा 2021 का एक साफ चैंपियनशिप है। 2021 का पहले सुन लेना। 2021 में एक साफ चैंपियनशिप होगा, SAFF, साफ बोलते हैं। ठीक है, साफ चैंपियनशिप होगा, साफ चैंपियनशिप। ये कहाँ होगा? इसका आयोजन स्थल पूछा जाता है ना, कहाँ पे ये आयोजित किया जाएगा, कहाँ पे होगा? तो ये होगा माले, मालदीव्स। माले का स्पेलिंग है आपका माले, MALE, जो मेल की स्पेलिंग लिखते होगी माले, मालदीव्स होगा। पहले सुन लेना, मालदीव्स, मालदीव में होगा। ठीक, अब इसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं ये बता रहा हूँ। 2021 का साफ चैंपियनशिप कहाँ होगा? तो बोला माले, मालदीव। अब ये साफ होता क्या है? तो साफ का मतलब होता है, इसको आप इंग्लिश में लिखेंगे साउथ, अभी बता रहा हूँ पहले, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। तो पहले आपको इसको फुल फॉर्म याद रखना है, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। ठीक, अब उसको हिंदी में कन्वर्ट करना चाहो तो दक्षिण एशिया फुटबॉल महासंघ, या फेडरेशन को संघ बोलते हैं या महासंघ, तो दक्षिण एशिया फुटबॉल महासंघ है ना। लेकिन इसका हिंदी ट्रांसलेशन होता नहीं, हम लोग समझने के लिए कर देते हैं। बाकी वो SAF बना हुआ है तो वो हिंदी में आ जाएगा दक्षिण, तो द थोड़ी करेंगे, वो SAFF ही रहेगा। ठीक है, तो साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। तो पहला 2021 का साफ चैंपियनशिप कहाँ होगा? माले, मालदीव में। साफ है कहाँ? तो साफ का फुल फॉर्म क्या है? तो साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। अब इसका HQ कहाँ है? HQ मतलब हेडक्वार्टर, साफ का हेडक्वार्टर। हर कोई एक संस्थान का ना एक मुख्यालय होता है, हेडक्वार्टर मतलब मुख्यालय, एक मुख्यालय होता है, वहां से सारी जगह सारे ब्रांचेस ऑपरेट होते हैं। इसको साफ का हेडक्वार्टर कहाँ है? कैसे याद रखोगे? अब बताओ, कोई गरम गरम खाना लाया है ना, खाना आपको परोसा, अब आप 10-15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा उसको नहीं खा रहे हो, अगर उसको खुला छोड़ दोगे उसमें गंदगी लग जाएगा, धूल आएगा, मक्खी बैठेगा, है कि नहीं? तो आप उसको साफ रखने के लिए क्या करोगे? ढकोगे। तो साफ रखने के लिए क्या करोगे? ढकोगे। तो ढकना से ढाका। तो HQ कहाँ है? साफ का ढाका बांग्लादेश, में। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन लिख लीजिए, चलिए 2021 साफ चैंपियनशिप को साफ चैंपियनशिप भी लिखना, इंग्लिश में हिंदी में भी। साफ चैंपियनशिप कहाँ आयोजित होगा, कहाँ कंडक्ट होगा? माले, मालदीव। माले का स्पेलिंग जो मेल का स्पेलिंग है वही मेल, माले, मालदीव। माले, मालदीव।
फिर साफ का फुल फॉर्म लिखना, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। और उसका साफ का HQ लिखेंगे, हेडक्वार्टर मुख्यालय ढाका बांग्लादेश। कैसे याद रखिए, साफ रखना है तो ढकना पड़ेगा खाने को, ढाका बांग्लादेश। फेडरेशन, हाँ फेडरेशन, फेडरेशन। सीसीटी का एग्जाम है ना, डेटा एंट्री ऑपरेटर, अभी एक लाइन मैन वाला भर्ती लेगा। अच्छा उसमें कल भर के नहीं देखा, आज मैं भर के बता दूंगा क्या प्रॉब्लम है आपको। तो नवंबर दिसंबर में उसका नोटिफिकेशन आ सकता है, ठीक है, एकदम संभावना नवंबर दिसंबर में आ जाए। और एग्जाम उसके 2-3 महीने बाद, 2-3 महीने का समय देगा आपको एग्जाम कंडक्ट करा दे। 2-3 महीना मतलब फरवरी मार्च तक उसका एग्जाम हो सकता है, फरवरी मार्च तक। डिपार्टमेंट में बहुत प्रेशर है, वर्क का बहुत लोड है, तो जल्दी से जल्दी इसको रिक्रूट करने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। फिर फरवरी मार्च तक एग्जाम हो जाएगा, मतलब अभी अपने पास कितना समय आगे चल रहा है आपका, अगस्त सितंबर जनवरी, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 7 महीने काफी होते हैं किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो उसमें करंट अफेयर यहाँ से पढ़ते जाओगे ना, तो डेफिनेटली वहाँ एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। एक दो छूटा मतलब वो किसी से नहीं बनेगा। अब तीसरा है नाम्बियार, ठीक है। और इसके बीच में जो रेलवे ग्रुप डी भरा होगा उसमें काम आ जाएगा। रेलवे का CBT 1 अगर किसी का क्लियर होगा तो उसमें काम आ जाएगा। और इस बीच जो भी एग्जाम होंगे सब में करंट अफेयर काम आ जाएगा आपका, वो उसमें भी काम आ जाएगा, नहीं, ठीक है। अब तीसरा है नाम्बियार। नाम्बियार को पद्मश्री मिला है 2021। पद्मश्री एक पुरस्कार होता है, 3 प्रकार के पुरस्कार मिलते हैं सम्मान देने के लिए, पद्मश्री, पद्म विभूषण और पद्म भूषण, 3 प्रकार के, उसमें से एक पुरस्कार है पद्मश्री। तो पद्मश्री बहुत लोगों को दे दिया जाता है, पद्म विभूषण थोड़े कम लोग को, और पद्म भूषण और थोड़े कम लोग को। तो पद्मश्री बहुत लोग को मिला है, लेकिन उसमें से एक हम लोग याद रखें, नाम्बियार। नाम्बियार को क्यों याद रखें, नाम्बियार को मिला है पद्मश्री 2021 में। और ये नाम्बियार कौन थे, PT उषा के कोच है। PT उषा धावक थे एक समय में, ठीक है, तो PT उषा के कोच रह चुके हैं। तीसरा लिखना नाम्बियार, पद्मश्री मिला 2021। ठीक है, आगे जिनको रेलवे एग्जाम फेस करना, जिनको नहीं फेस करना होगा वो मत लिखिएगा आगे पॉइंट, तो फालतू। और जिसको रेलवे में से पूछता है तो पटाम, इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार कब मिला था, 1985। ऐसी ठीक मेरे समय में क्वेश्चन पूछा, इसलिए मैं बता दिया कि द्रोणाचार्य पुरस्कार, द्रोणाचार्य गुरु थे अर्जुन पांडव के, है ना। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है गुरुओं को, जो ट्रेनर होते हैं, जो कोच होते हैं, ठीक है। तो PT उषा के कोच को 1985 में द्रोणाचार्य अवार्ड मिल चुका है। तो जो रेलवे का एग्जाम फेस करेंगे वो लिख लीजिएगा, बाकी नहीं लिखोगे तो चल जाएगा। द्रोणाचार्य अवार्ड 1985 में मिला हुआ। इसको PT उषा के कोच है, उसको द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला हुआ, द्रोणाचार्य अवार्ड, द्रोणाचार्य पुरस्कार। चौथा क्वेश्चन देखिए, उसे उभरते सितारे फंड, इसको इंग्लिश में भी लिखोगे उभरते सितारे फंड, इसका नाम ही यही है ना, इंग्लिश में भी हिंदी में भी, उभरते सितारे फंड। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कहाँ से लॉन्च हुआ, ठीक है, क्या चीज का फंड है, क्या चीज का नहीं है, उसको छोड़ दो, बस ये रखना उभरते सितारे फंड कहाँ से लॉन्च हुआ। तो उसे उभरते सितारे, उसे उत्तर प्रदेश, उत्तर
प्रदेश। तो अभी पहले सुन लो, उभरते सितारे फंड कहाँ से लॉन्च हुआ? उत्तर प्रदेश से। उसे उभरते सितारे उसे उत्तर प्रदेश, ठीक, उत्तर प्रदेश से लॉन्च हुआ है ना। कौन लॉन्च किया? तो फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर। अभी वित्त मंत्री कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण। तो इसको कौन लॉन्च किया? बाई FM, फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री। और वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। किसी को लेट होगा तो जा सकते हैं, मैं वीडियो लिंक भेज दूंगा, इसे कवर कर लीजिएगा। 6 क्वेश्चन होगा। तो लिख लो, उभरते सितारे फंड कहाँ से लॉन्च हुआ? उत्तर प्रदेश से। किसने लॉन्च किया? बाई फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। यूपी लखनऊ है ना, यूपी में एक लखनऊ है, वहां से स्टार्ट हुआ यूपी लखनऊ। आगे नेक्स्ट पॉइंट, हैंडलूम प्रोडक्शन या हथकरघा उत्पादन। हैंडलूम प्रोडक्शन ऑब्लिक हथकरघा उत्पादन। हथकरघा, हाथ वाला हथकरघा उत्पादन। हथकरघा उत्पादन को दुगना करने के लिए, है ना, को डबल करने के लिए। हथकरघा उत्पादन, हैंडलूम प्रोडक्शन। हथकरघा को हैंडलूम बोलते हैं, प्रोडक्शन उत्पादन। हैंडलूम प्रोडक्शन ऑब्लिक हथकरघा उत्पादन को दुगना करने के लिए, दुगना मतलब डबल। और निर्यात को, निर्यात मतलब होता है एक्सपोर्ट। इसको इंग्लिश वर्जन में लिखेंगे करंट अफेयर्स को, जो टर्मिनोलॉजी है उसको इंग्लिश में बता दूंगा और हिंदी में दोनों में बता दूंगा। और निर्यात को 4 गुना करने के लिए, निर्यात मतलब हो गया एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट को 4 गुना करने के लिए क्वाड्रेपल बोलते हैं। थोड़ा कर लिखना चाहता हूँ, जैसे 444, 444, 444, क्वाड्रेपल 4। 4 गुना करने के लिए, 4 गुना करने के लिए एक कमेटी बनाई गई है, ठीक है, एक कमेटी बनाई गई है। कमेटी को कमेटी ही लिखना, COMMITTEE, कमेटी बनाई गई, जिसके अध्यक्ष हेड कौन है? सुनील सेठी, सुनील सेठी। तो सुनील सेठी से याद रखना, सुनील सेठी एक हीरो का नाम है ना, सुनिए। सर कमेटी बनाई गई है ना, बनाई गई है। इसके अध्यक्ष कौन है? हेड कौन है? सुनील सेठी। सुनील सेठी सब जानते होंगे। ट्रांसपोर्ट बोले थे, ट्रांसपोर्ट, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट, निर्यात मतलब एक्सपोर्ट, आयात, इंपोर्ट, निर्यात, एक्सपोर्ट। इसको सुनील सेठी से याद करिएगा, हैंडलूम प्रोडक्शन। नेक्स्ट कौन लिखिए? बार्क, BARC, फुल फॉर्म लिखना, बार्क। अभी तक बिना कॉपी में देखे बताना, MD और CEO इंडियन बैंक का किसको बनाया है? जो ऐसे रिलेट करोगे तो याद रहता है, परमानेंट। ये तो करंट अफेयर में दिक्कत क्या होता है, इतने सारे हेडक्वार्टर्स सब मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आगे जाके, बहुत सारे फैक्ट, लेकिन लास्ट में कंफ्यूजन होता है कौन किसका क्या है, ठीक है। ऐसे रिलेट करके याद रखोगे तो याद रहेगा। तो ये हमें शांतिलाल जैन है ना। साफ का मुख्यालय कहाँ है? साफ ढाका बांग्लादेश, याद है, ठीक है। और वो साफ साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन है, माले मालदीव्स में होगा। नामगियर PT उषा के कोच थे, उनको पद्मश्री अवार्ड मिला 2021 में, और उनको द्रोणाचार्य अवार्ड मिला जा चुका 1985 में, ठीक है। निर्मला सीतारमण ने उभरते सितारे फंड लॉन्च किया। उभरते सितारे तो कहाँ से लॉन्च हुआ? वो उत्तर प्रदेश के लखनऊ से, ठीक, क्लियर।
सॉरी उभरते सितारे फंड क्या? फंड, वो फाइनेंस से रिलेटेड कुछ है, फंड प्रोवाइड किया गया, ठीक है। तो उभरते सितारे फंड है ना। और निर्मला सीतारमण कौन है? तो भारत की अभी वित्त मंत्री या वित्त मंत्री को बनाता है फाइनेंस मिनिस्टर, है ना। फिर हैंडलूम प्रोडक्शन देखे, इसके लिए कमेटी बनाई गई है जिसका अध्यक्ष कौन है? सुनील सेठी, ठीक है, सुनील सेठी सर है। अब नीचे देखें बार्क, तो बार्क का दो फुल फॉर्म होता है। पहला लिखना भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, उसको इंग्लिश में लिखना भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। और दूसरा लिखना ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया, रिसर्च काउंसिल इंडिया। ठीक है। अब क्या लिखा है? ब्रॉडकास्ट, वो लिख लिया उसको, है ना। तो अभी जो जिस बार की बात हो रही है वो हो रही है ब्रॉडकास्टिंग वाले की, है ना। ब्रॉडकास्टिंग ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया, है ना। ब्रॉडकास्ट करना मतलब ये किससे रिलेटेड है वो बता देना। उद्योग टीवी से रिलेटेड है, उसके बारे में ज्यादा डिटेल मत जानो क्योंकि उसके बारे में पढ़ोगे तो एक 10 पेज का पॉलिसी है वो, है ना। 10 पेज का पॉलिसी निकला हुआ है, तो उतना करंट अफेयर पूछेगा नहीं, तो इसमें बता नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो ब्रॉडकास्टिंग, अब इसका ब्रॉडकास्टिंग वाले का ब्रॉडकास्टिंग ऑडियंस रिसर्च काउंसिल ऑफ इंडिया के सीईओ बनाया। अभी सीईओ ही लिखना, बाकी इसका फुल फॉर्म ऊपर लिख चुके हो। तो जो नया ब्रॉडकास्टिंग वाला बनाया, ब्रॉडकास्ट मतलब सुने होंगे टीवी का वर्ड होता होगा, टीवी, ठीक है। तो जब इसके सीईओ बनाए, सीईओ किसको बनाए कैसे याद रखोगे? देखो टीवी है मतलब एक्टर एक्ट्रेस है, हीरो हीरोइन है। एक हीरोइन बहुत फेमस है प्रियंका चोपड़ा, तो ये जब टीवी से रिलेटेड है तो उसी के खानदान में से किसी को बनाएंगे सीईओ, टीवी से रिलेटेड है। तो प्रियंका चोपड़ा का भाई कौन? नकुल चोपड़ा। तो सीईओ कौन बनाएगा? नकुल चोपड़ा। ब्रॉडकास्ट वाला जो भी उसका फुल फॉर्म है बाहर करके सीईओ किसको बनाएगा? नकुल चोपड़ा। उसका भाई नहीं है, मतलब याद करने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। प्रियंका चोपड़ा से याद रखना, नकुल चोपड़ा उद्योग टीवी से रिलेटेड। नकुल चोपड़ा। अब यहाँ पे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की बात आ गई तो इसको भी देख लेते हैं। तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर 1954 में इसकी स्थापना हुई थी, एस्टेब्लिश्ड ऑन इन 1954। कहाँ पे? ट्राम्बे, मुंबई में। ट्राम्बे, TRAMBE, मुंबई। तब उसको बॉम्बे बोला जाता था, मुंबई का लोग, बॉम्बे की। तो ट्राम्बे, मुंबई में 1954 में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की स्थापना की गई। तो ये आपको करंट अफेयर में तो ये ब्रॉडकास्टिंग वाले याद करने, और बाहर का ये स्टैटिक पोर्शन भी बन जाता है, ठीक है। 1954 में ट्राम्बे, मुंबई में इसकी स्थापना की गई। चलिए आज टाइम हो गया, बाकी मैं बाद में करा रहा हूँ। तो बताइए एमडी और सीईओ इंडियन बैंक के कौन? शांतिलाल देव याद है, उन्होंने बड़े पोस्ट में बनाया किसी को शांति से स्थापित कर सके। ढाका बांग्लादेश किसका मुख्यालय था? साफ बनाया तो आपको रखना पड़ेगा। नकुल चोपड़ा कौन था? वो ब्रॉडकास्टिंग वाले का सीईओ बना, नकुल चोपड़ा से आके। निर्मला सीतारमण कौन सी मिनिस्टर है? फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री बोला जाता है उसको। और क्या देखिए अपन पीटी उषा की पोस्ट नामविया था, पद्मश्री कब मिला? 2021। उसी को द्रोणाचार्य अवार्ड कब मिला? 1985 में। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की स्थापना कब हुई थी? 1954।
ठीक है। बाकी मैं हर क्लास में 10-15 मिनट लेके ना करंट अफेयर बता दूंगा, करंट अफेयर प्लस स्टडी, तो आपको आने वाले एग्जाम के लिए कवर हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वर्षा तो